आज हमारे पास 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले अध्याय पर आधारित कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं। और हमारा मिशन है कि हम इन नोट्स से सिर्फ परिभाषाएं न रटें, बल्कि वो गहरी समझ हासिल करें। बिल्कुल। जिससे पता चले कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं असल में हमारी दुनिया को चलाती कैसे हैं। मतलब हमारे खाने को पचाने से लेकर लोहे में जंग लगने तक। बिल्कुल। हम इन नोट्स की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि इन सरल से दिखने वाले समीकरणों के पीछे कितने दिलचस्प सिद्धांत छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की इस दुनिया की गहरी छानबीन से। चलिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या। नोट्स में लिखा है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है। हाँ, और ये है भी। इसका असल मतलब बस इतना है कि जब कोई पदार्थ अपनी पहचान बदलकर कुछ बिल्कुल नया बन जाता है तो समझ लीजिए एक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध का दही बनना। यही कहा। ये सब इतनी आम चीजें हैं कि हम सोचते भी नहीं कि अरे इनके पीछे भी विज्ञान काम कर रहा है। तो हम अंदाजा कैसे लगाएंगे कि कोई अभिक्रिया हुई है? क्या इसके कुछ संकेत हैं? हाँ, विज्ञान में हम अंदाजा नहीं लगाते। हमारे पास कुछ पक्के संकेत होते हैं, या यूं कहिए कि सुराग होते हैं। अच्छा, ये नोट्स में दिए गए 4 प्रेक्षण। पहला है अवस्था में परिवर्तन। मतलब कोई चीज ठोस से द्रव बन जाए। दूसरा, रंग में परिवर्तन। हाँ। तीसरा, गैस का निकलना। और चौथा, तापमान में परिवर्तन। बिल्कुल। इन्हें ऐसे समझिए कि अगर आपने दो चीजों को मिलाया और अचानक बीकर ठंडा या गर्म हो गया, या उसका रंग बदल गया, या फिर उसमें से बुलबुले निकलने लगे, तो आप लगभग यकीन कर सकते हैं कि वहां कोई रासायनिक जादू यानी एक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। अब इन अभिक्रियाओं को लिखने का भी एक तरीका होता है, रासायनिक समीकरण। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। नोट्स के मुताबिक ये अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर एक तीर, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हुआ शब्द समीकरण, जो एक तरह से कहानी बता रहा है। अच्छा। लेकिन वैज्ञानिक और ज्यादा सटीक होना पसंद करते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं सूत्र समीकरण का। Mg प्लस O2 टिर का निशान MgO। मतलब हम तत्वों के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। हाँ, ये एक तरह से उनकी अपनी भाषा है। और इस भाषा के 2 मुख्य हिस्से हैं, अभिकारक जो हिस्सा लेते हैं, हाँ, और उत्पाद यानी जो नए पदार्थ बनते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या दिख रही है मुझे। क्या? ये जो समीकरण है Mg प्लस O2 तीर का निशान MgO, इसमें बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं O2, लेकिन दाईं तरफ MgO में सिर्फ एक ही है। ये तो गड़बड़ है। बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने। और यहीं पर विज्ञान का एक सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी नियम सामने आता है। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई चीज बनाई जा सकती है और न ही मिटाई जा सकती है। अच्छा, मतलब जितना सामान लेकर आप शुरू करेंगे उतना ही सामान अंत में भी आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। भले ही उसका रूप बदल गया हो। एकदम सही। इसका मतलब है कि तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और इसी बराबरी को हासिल करने की प्रक्रिया को समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। नोट्स में से करने के लिए हिडन ट्रायल विधि बताई गई है, और एक काफी मुश्किल सा उदाहरण भी है। Fe प्लस H2O गोज टू Fe3O4 प्लस H2। हाँ, ये थोड़ा जटिल दिखता है। यहाँ तो सब कुछ असंतुलित है। कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे जटिल यौगिक को पहले पकड़े। यहाँ वो है Fe3O4। ठीक है। इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए चलिए बाईं और H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास 4 H2O हो गए। हाँ, ठीक है, तो अब ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 4-4 हो गए, पर अब बाईं ओर हाइड्रोजन 4 गुणा 2 यानी 8 हो गए, जबकि दाईं ओर सिर्फ 2 हैं। कोई बात नहीं, ये एक पहेली की तरह है। अब हम दाईं और H2O के आगे 4 लगा देंगे तो वो 4 H2O बन जाएगा। हम अब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 8-8 हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित, अब बस आयरन बचा है। हाँ, दाईं ओर 3 आयरन है Fe3 और बाईं ओर सिर्फ 1। तो ये तो आसान है, बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा देते हैं। लीजिए, हो गया। हमारा अंतिम संतुलित समीकरण है 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। कमाल है। अब आप गिनकर देख सकते हैं, तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर हैं। हमने विज्ञान के सबसे बड़े नियम का पालन कर लिया है। एक बार जब हम समीकरण को संतुलित करना सीख जाते हैं, तब हम इन अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ में चीजें जुड़ती हैं तो कुछ में टूटती हैं। तो चलिए सबसे पहले जुड़ने वाली अभिक्रिया से शुरू करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नोट्स के अनुसार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। मतलब A प्लस B मिलकर AB बन जाते हैं। हाँ, इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, जब बिना बुझे चूने
यानी CaO में पानी मिलाया जाता है। हाँ, और अगर किसी ने कभी घर में पुताई के लिए चूना मिलाते देखा हो तो उन्हें पता होगा कि क्या होता है। क्या होता है? जैसे ही आप पानी डालते हैं वो बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, कभी कभी तो पानी उबलने लगता है। अरे वाह! ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संयोजन अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, एक्सोथर्मिक। नोट्स में लिखा है कि हमारा सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जानना तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ती हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया में गर्मी भी पैदा होती है जो हमारे शरीर को गर्म रखती है। संयोजन के ठीक उलट है वियोजन अभिक्रिया, डिकॉम्पोजिशन। जहां एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है। मतलब AB टूटकर A+B बन जाता है। और किसी चीज को तोड़ने के लिए हमेशा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सोचिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है ना। हाँ, ये तो है। रसायन विज्ञान में भी ऐसा ही है। ये ऊर्जा 3 तरह की हो सकती है: ऊष्मा, बिजली या फिर सूरज की रोशनी। अच्छा, तो इन तीनों के उदाहरण देखते हैं। ऊष्मा से होने वाले वियोजन के लिए फेरस सल्फेट को गर्म करने का क्रियाकलाप है। नोट्स कहते हैं कि हरे रंग के क्रिस्टल गर्म करने पर रंग बदलते हैं और सल्फर की गंध वाली गैस निकलती है। यानी गर्मी की ऊर्जा ने फेरस सल्फेट के बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। हाँ, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये भी ऊष्मीय वियोजन ही है। और बिजली से वियोजन के लिए पानी का वैद्युत अपघटन का उदाहरण है। ये बहुत दिलचस्प है। जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बनती हैं, और हमेशा हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से दोगुनी होती है। और ऐसा क्यों होता है? शायद पानी के सूत्र की वजह से। बिल्कुल, पानी का सूत्र है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो जब ये टूटता है तो स्वाभाविक रूप से दोगुनी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा। यह प्रयोग पानी की संरचना को साबित भी करता है। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, मतलब जो सूर्य के प्रकाश से होता है। नोट्स में बताया है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड धूप में रखने पर ग्रे हो जाता है। और इसी गुण का इस्तेमाल पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। सच में? हाँ, फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर क्लोराइड की परत होती थी। जब कैमरा का शटर खुलता और उस पर रोशनी पड़ती तो जहां जहां ज्यादा रोशनी पड़ती वहां वहां सिल्वर क्लोराइड टूटकर ग्रे रंग का सिल्वर बन जाता, और बस ऐसे ही तस्वीर बनती थी। ये तो बहुत ही शानदार है। अब आते हैं 2 और मजेदार अभिक्रियाओं पर, विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में नोट्स में लिखा है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। इसे आप एक प्रतियोगिता की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ज्यादा ताकतवर या ज्यादा क्रियाशील तत्व आता है और एक कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। नोट्स में इसका क्लासिक उदाहरण दिया है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है। कुछ देर बाद घोल का नीला रंग हल्का हो जाता है और कील भूरी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। हाँ, और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है, और जो बेचारा कॉपर बाहर निकला वो कील के ऊपर एक भूरी परत के रूप में जम जाता है। एक मिनट, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है? क्या इसकी कोई लिस्ट होती है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इसके लिए एक क्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये एक तरह की रैंकिंग है जो बताती है कि कौन सा धातु कितना ताकतवर है। अच्छा। इस श्रेणी में जो धातु ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले किसी भी धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। समझ गया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये थोड़ा जटिल लगता है। नहीं, इसे ऐसे समझिए जैसे 2 जोड़े डांस कर रहे हैं और वे अचानक अपने पार्टनर बदल लेते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे AB और CD डांस कर रहे थे और उन्होंने पार्टनर बदलकर AD और CB बना लिया। यहाँ पर आयनों की अदला बदली होती है। इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। जब इन दोनों के घोल को मिलाया जाता है तो एक सफेद अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। हाँ, इस अदला बदली के नतीजे में बेरियम सल्फेट बनता है जो पानी में घुलता नहीं है और एक ठोस सफेद पदार्थ के रूप में नीचे बैठ जाता है। इसी को अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब हम अध्याय के आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, उपचयन और अपचयन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ, ये दोनों प्रक्रियाएं क्या हैं?
ये हर जगह हो रही हैं, हमारे शरीर के अंदर भी और बाहर भी। सीधे सीधे शब्दों में उपचयन या ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। और अपचयन या रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है, बिल्कुल। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई एक पदार्थ ऑक्सीजन दे रहा है मतलब उसका अपचयन हो रहा है, तो कोई दूसरा पदार्थ उस ऑक्सीजन को ले रहा होगा मतलब उसका उपचयन हो रहा होगा। ये एक तरह का लेन देन है। और जब ये लेन देन एक ही अभिक्रिया में होता है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सही है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर ही रिडॉक्स शब्द बना है। हाँ। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आखिर में नोट्स में उपचयन के कुछ ऐसे असर बताए गए हैं जो हम रोज देखते हैं। पहला है संचारण। जंग लगना। हाँ, लोहे पर भूरी परत, चांदी पर काली परत या तांबे पर हरी परत चढ़ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान सिर्फ जंग लगे पुलों, जहाजों और मशीनों की मरम्मत में होता है। अरे बाप रे। हाँ, ये एक धीमी लेकिन बहुत महंगी रासायनिक अभिक्रिया है। और दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता, जो शायद चिप्स के पैकेट से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ बिल्कुल, यही वजह है जिससे दिवाली के बाद रखे हुए मेवे या मठरी का स्वाद अजीब सा बासी हो जाता है। अच्छा। खाने में मौजूद तेल और वसा हवा की ऑक्सीजन के साथ उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। और इसी से बचाने के लिए चिप्स बनाने वाले पैकेट में से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। सही पकड़ा। नाइट्रोजन एक बहुत ही आलसी गैस है, वो आसानी से किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो वो एक सुरक्षा कवच बना लेती है। हाँ, और चिप्स को ऑक्सीजन के हमले से बचाती है, जिससे वे ताज़ा और कुरकुरे बने रहते हैं। तो ये था कक्षा 10 के विज्ञान के पहले अध्याय का सार। हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ किताबों में नहीं हैं, बल्कि ये हमारे चारों ओर हर पल हो रही है। बिल्कुल। इन नोट्स ने हमें एक ढांचा दिया और हमने उस ढांचे में रंग भरकर ये समझने की कोशिश की कि ये अभिक्रियाएं काम कैसे करती हैं और हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। हमने देखा कि समीकरणों को संतुलित करना कितना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। हाँ। लेकिन क्या प्रकृति में हर प्रक्रिया हमेशा संतुलन में रहती है, या फिर हमारी दुनिया लगातार एक रासायनिक असंतुलन की स्थिति में जी रही है, जहां हर पल कुछ बन रहा है और कुछ बिगड़ रहा है, और शायद यही असंतुलन जीवन का आधार है। इस पर सोचिए। बच्चों, साइंस तभी आसान लगती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी परीक्षा उपयोगी। ये शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है अम्ल क्षारक की पहचान और उनके गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल यानी एसिड की। ठीक है, तो नोट्स में पहला बिंदु है स्वाद। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, तो अम्ल का सबसे पहला गुण यही है कि इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू का रस। एकदम सही। अगला बिंदु है लिटमस परीक्षण। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब हम नीले रंग के लिटमस पेपर को किसी अम्लीय विलयन में डुबोते हैं तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। ये अम्ल को पहचानने का एक तरीका हुआ। हाँ, और तीसरा बिंदु सबसे जरूरी है जलीय विलयन। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो मतलब जब भी अम्लों को पानी में घोला जाता है वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ते हैं, और यही आयन उनके अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, यही उनकी असली पहचान है। नोट्स में कुछ उदाहरण भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और नींबू का रस। ठीक है, अब आते हैं क्षारक यानी बेस पर। ये अम्ल के ठीक विपरीत होने चाहिए। हाँ, पहला गुण है स्वाद। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे नीम या साबुन अगर कभी गलती से मुंह में चला जाए तो स्वाद बहुत कड़वा लगता है। सही है। लिटमस परीक्षण में भी ये उल्टे हैं। लिखा है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अच्छा, तो अम्ल नीले को लाल करता है और क्षारक लाल को नीला। बिल्कुल। और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो जहां अम्ल H+ आयन देता है वहीं क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ता है। एकदम सही। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या साबुन। तो फिर इन दोनों की पहचान के लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं, है ना? हाँ, सूचक यानी इंडिकेटर्स। नोट्स में लिखा है वो पदार्थ जो बताते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारकीय। मतलब ये रंग या गंध बदलकर हमें सिग्नल देते हैं। और ये सूचक भी अलग अलग तरह के होते होंगे। हाँ, देखिए, नोट्स में 3 तरह के सूचक बताए गए हैं। पहले है प्राकृतिक सूचक, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी। ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। अच्छा। दूसरे हैं संश्लेषित सूचक, मेथिल ऑरेंज,
फिनोल्फ्थिलीन। इन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। और तीसरे वाले? गंधीय सूचक, ये क्या होते हैं? हाँ, गंधीय सूचक, जैसे प्याज, लौंग का तेल। इनकी खास बात यह है कि अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में इनकी गंध बदल जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। वैसे नोट्स में एक क्या आप जानते हैं सेक्शन भी है। हाँ, इसमें लिखा है लिखमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो लीचेन पौधे से निकाला जाता है। अरे वाह, तो लिटमस का असली रंग बैंगनी होता है। ये एक रोचक तथ्य है कि सबसे आम सूचक एक खास पौधे से मिलता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया है धातु के साथ। नोट्स में इसका एक सामान्य समीकरण है, अम्ल प्लस धातु प्लस लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो नतीजा होता है एक लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ, इसका एक उदाहरण भी है, ZnS प्लस H2SO4AQ प्लस ZnSO4AQ प्लस H2G। तो जब जिंक धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक सल्फेट नाम का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। सही। और इस हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करते हैं? नोट्स में लिखा है जब जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास लाया जाता है तो यह पॉप फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। हाँ, ये स्कूल में बहुत कराया जाता है। यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है कि एक परख नली में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है जिससे गैस निकल रही है। बिल्कुल। और जब इस गैस को जलती मोमबत्ती के पास ले जाया जाता है तो पॉप की आवाज आती है जो साबित करती है कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसका समीकरण है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इक्वल टू लवण प्लस CO2 प्लस जल। अच्छा, तो यहाँ तीन चीजें बनती हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। हाँ, जैसे उदाहरण है Na2CO3S प्लस 2HClAQ इज इक्वल टू 2NaClAQ प्लस H2OL प्लस CO2G। मतलब सोडियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी कोई परीक्षण होता होगा? हाँ, होता है। नोट्स में लिखा है उत्पन्न CO2 गैस को चूने के पानी CaOH2 से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। अच्छा, और चित्र में भी यही दिखाया गया है। पहली परख नली में अभिक्रिया से CO2 गैस निकल रही है जिसे एक नली से दूसरी परख नली में भेजा जा रहा है जिसमें चूने का पानी है। और जैसे ही CO2 गैस चूने के पानी के संपर्क में आती है वो उसे दूधिया कर देती है। ये CO2 की उपस्थिति का पक्का सबूत है। कमाल है। चलिए अब अम्लों की तीसरी अभिक्रिया पर आते हैं। ये है क्षारक के साथ अभिक्रिया। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। समीकरण है अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल। उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, और बनाते हैं लवण और जल। वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम उदासीनीकरण है। चित्र में भी दिखाया है कि कैसे HCl जो कि एक अम्ल है और NaOH जो एक क्षारक है मिलकर NaCl यानी लवण और H2O यानी जल बना रहे हैं। सही। अब चौथी अभिक्रिया है धात्विक ऑक्साइडों के साथ। इसका समीकरण भी कुछ वैसा ही लग रहा है, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल बनता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नोट्स में यही निष्कर्ष लिखा है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है क्योंकि वे अम्ल के साथ क्षारक जैसा ही व्यवहार करते हैं। अच्छा, तो ये भी एक तरह की उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है? एकदम। जैसे नोट्स में बताया है कि कॉपर ऑक्साइड CuO पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने पर विलयन का रंग नील हरित हो जाता है। और चित्र में भी दिख रहा है कि काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में जब HCl डाला जाता है तो कॉपर क्लोराइड बनने के कारण विलयन का रंग बदलकर नीला हरा हो जाता है। सही। इसका समीकरण है CuOS प्लस 2HClAQ इक्वल्स टू CuCl2AQ प्लस H2OL। बहुत बढ़िया। अब अम्लों की अभिक्रियाएं तो हो गई, अब क्षारकों की अभिक्रियाओं पर आते हैं। ठीक है, तो क्षारकों की पहली अभिक्रिया है धातु के साथ। इसका समीकरण है क्षारक प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो अम्ल जैसा ही है, पर नोट्स में एक नोट भी लिखा है, यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अभिक्रिया केवल कुछ ही धातुओं के साथ होती है, सबके साथ नहीं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? उदाहरण है 2NaOH प्लस ZnS 2Ne2Zn02AQ प्लस H2G। यहाँ सोडियम जिंकेट नाम का लवण बन रहा है। चित्र में भी यही दिखाया गया है।
परक नली में जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक क्षारक है, उसके साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बिल्कुल। अब क्षारकों की दूसरी अभिक्रिया है अधात्विक ऑक्साइड के साथ। इसका समीकरण है क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, लवण प्लस जल। ये समीकरण आपको कुछ याद दिला रहा है? हाँ, ये तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जैसा ही है। तो क्या इसका मतलब है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? एकदम सही, निष्कर्ष यही है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसी ही है। अच्छा, तो धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। ये तो एक पैटर्न बन गया। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है CaOH2 का AQ प्लस CO2 का G इज इक्वल टू CaCO3S प्लस H2OL। अरे ये तो वही चूने के पानी का दूधिया होना है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है और चूने का पानी एक क्षारक। सही। चित्र में भी यही दिखाया गया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से क्रिया करके उसे दूधिया कर देती है। बहुत बढ़िया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अम्ल क्षारकों में समानता। हाँ, क्या आखिर इन सब में एक जैसी बात क्या है? पहले अम्लों का व्यवहार देखते हैं। लिखा है, सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+AQ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ उत्पन्न करते हैं। तो मतलब हर अम्ल की असली पहचान यही है कि वो पानी में घुलकर H+ आयन देता है। हाँ, और अम्लों का जो अम्लीय गुण है वो इन्हीं H+ आयनों के कारण होता है। इसी वजह से अम्लीय विलयन में से बिजली भी प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। और क्षारकों का व्यवहार वो भी समान है। सभी क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं। अच्छा, और यहाँ एक और परिभाषा है। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार एल्कली कहते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पानी में घुलने वाले क्षारकों को ही क्षार कहा जाता है। इसी स्लाइड में तनुकरण या डाइल्यूशन के बारे में भी बताया गया है। हाँ, तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी होने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी अम्लीय क्षारक में पानी मिलाते हैं तो उसके आयनों की सघनता कम हो जाती है और इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सुरक्षा नियम आता है। नोट्स में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। क्या है वो? हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अच्छा, अम्ल को पानी में, पानी को अम्ल में नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मतलब इसमें से बहुत गर्मी निकलती है। अगर आप अम्ल में पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी, जिससे मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है और जला सकता है। समझ गया। इसीलिए चेतावनी का चिन्ह भी बना होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड है विलयन की शक्ति के बारे में, यानी पीएच स्केल। पीएच स्केल, ये क्या होता है? परिभाषा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता मापने का स्केल। यहाँ P का अर्थ है पुसांक्स, जिसका मतलब होता है शक्ति। तो पीएच स्केल हमें बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय या क्षारकीय है, वो भी H+ आयन की मात्रा को मापकर। हाँ, इसका एक रेंज होता है 0 अत्यधिक अम्लीयता से 14 अत्यधिक क्षारकीय। चित्र में भी ये स्केल दिखाया गया है। बीच में 7 है जो उदासीन है, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारकीय। बिल्कुल। 0 की तरफ अम्लीयता बढ़ती है, मतलब H+ आयन बढ़ते हैं, और 14 की तरफ क्षारकीयता बढ़ती है, मतलब OH- आयन बढ़ते हैं। तो पीएच मान का मतलब साफ है। pH 7 मतलब उदासीन विलयन, pH 7 मतलब अम्लीय विलयन और pH 7 मतलब क्षारकीय विलयन। एकदम। और इसी आधार पर हम प्रबल और दुर्बल अम्ल में भी फर्क करते हैं। वो कैसे? प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड जल में पूरी तरह घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, जैसे HCl या H2SO4। तो ये पानी में पूरी तरह टूट जाते हैं और बहुत सारे H+ आयन बनाते हैं। हाँ, और दुर्बल अम्ल वीक एसिड जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, जैसे सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड CH3COOH। अच्छा, तो ये पानी में पूरी तरह नहीं टूटते और कम H+ आयन बनाते हैं। समझ गया। चलिए अब देखते हैं कि इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये तो बहुत दिलचस्प होगा। पहला बिंदु है मानव शरीर के बारे में। हाँ, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करता है। मतलब हमारा शरीर हल्का सा क्षारकीय होता है। बिल्कुल। दूसरा बिंदु है अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ये जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। तीसरा है हमारा पाचन तंत्र। हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल pH लगभग 1.2 उत्पन्न करता है।
और जब अपच होती है तो हम एंटासिड जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं, ताकि पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन किया जा सके। सही है। अगला है दंत क्षय। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है और क्षारकीय दंत मंजन इसे रोकने में मदद करता है। करेक्ट। मिट्टी के लिए भी पीएच जरूरी है ना? हाँ, पौधों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का एक विशिष्ट पीएच होना जरूरी होता है। और आत्मरक्षा में मधुमक्खी का डंक मेथनॉइक अम्ल छोड़ता है जिससे जलन होती है। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक लगाने से आराम मिलता है। अच्छा, तो डंक अम्लीय होता है, इसलिए क्षारक लगाने से राहत मिलती है। हाँ, और नेटल पौधे के डंक में भी यही अम्ल होता है। वाह। अब आते हैं इस अध्याय के आखिरी हिस्से पर, लवण परिवार और कैसे साधारण नमक से दूसरे रसायन बनते हैं। बिल्कुल। हमारा साधारण नमक यानी NaCl कई महत्वपूर्ण रसायनों को बनाने के लिए एक कच्चा माल है। सबसे पहला रसायन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर बनता है। मतलब नमक के पानी में बिजली प्रवाहित करने पर। चित्र में भी यही प्रक्रिया दिखाई गई है। एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और विलयन में NaOH बन रहा है। एकदम सही। अब दूसरा रसायन है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ये कैसे बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। और इसका उपयोग नोट्स में लिखा है वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, पीने वाले पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। हाँ, कपड़ों का रंग उड़ाने और पानी को साफ करने में। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर बाकी रसायनों को देखते हैं। तीसरा है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड के रूप में और अग्निशामक में होता है। हाँ, केक बनाने, पेट की एसिडिटी कम करने और आग बुझाने वाले यंत्रों में। चौथा है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में, घरों में साफ सफाई और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए होता है। सही है। और पांचवा जो बहुत दिलचस्प है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, जो टूकी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। ये बनता कैसे है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O को 373K पर गर्म करने पर बनता है और इसका गुण ये है कि जल मिलाने पर ये पुनः कठोर जिप्सम बन जाता है। अच्छा, तो इसी गुण के कारण इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर रखने और खिलौने बनाने में होता है। बिल्कुल। और ये सब एक आखिरी अवधारणा से जुड़ा है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल ये क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, मतलब कुछ लवणों के क्रिस्टल में पानी के अणु भी जुड़े होते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण है CuSO4.5H2O जिसका रंग नीला होता है। हाँ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में 5 अणु होते हैं और उसी वजह से उसका रंग नीला होता है। तो आज हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बहुत विस्तार से जाना। हमने उनके गुणधर्म, अभिक्रियाएं, पीएच स्केल का महत्व और साधारण नमक से बनने वाले उपयोगी रसायनों के बारे में सीखा। बिल्कुल। ये अध्याय हमें सिखाता है कि रसायन विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, हमारे पाचन से लेकर घर की सफाई तक। सही कहा। अब जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो शायद हर चीज में अम्ल, क्षारक और लवण की भूमिका नजर आएगी। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है। सोचिए और कौन कौन सी दैनिक क्रियाएं हैं जिन्हें अब आप इस नए ज्ञान के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। अगर आप एवं अधातु। हाँ, ये NCERT कक्षा 10 के पाठ्यक्रम। जैसा कि हमारे नोट्स में पहली स्लाइड में दिखाया गया है, हम धातुओं के 4 मुख्य भौतिक गुणधर्मों से शुरुआत करेंगे। पहला है धात्विक चमक, जिसे लस्टर भी कहते हैं। इसमें लिखा है शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। अच्छा, जैसे सोना या चांदी की जो चमक होती है वो इसी गुण के कारण है। ठीक है। दूसरा गुण है कठोरता या हार्डनेस। नोट्स कहते हैं धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद? क्षार धातुएं मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। हाँ, तो ज्यादातर धातुएं जैसे लोहा, तांबा, ये सब तो बहुत मजबूत और कठोर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं इतनी नरम है, जैसे पनीर या मक्खन होता है ना, अच्छा, कि उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और ये परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। आगे है आघात वर्ध्यता, मैलिबिलिटी। लिखा है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। और इसका उदाहरण दिया है सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं। इसका मतलब है कि धातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वे टूटती नहीं है, अच्छा,
बल्कि फैलकर पतली शीट या चादर में बदल जाती हैं। मिठाइयों पर जो चांदी का वर्क लगा होता है ना, हाँ हाँ। वो इसी गुण का सबसे अच्छा उदाहरण है। और चौथा गुण है तन्यता, मतलब डक्टिलिटी। नोट्स के अनुसार धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। इसमें एक बहुत दिलचस्प तथ्य है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये धातुओं का वो गुण है जिससे हम उन्हें खींचकर तार बना सकते हैं। जैसे बिजली के तार तांबे के बने होते हैं, क्योंकि तांबा एक तन्य धातु है। और सोने की तन्यता तो मतलब कमाल की है, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार। सच में हैरान करने वाला है। अब हम धातुओं के कुछ और भौतिक गुणधर्मों पर आते हैं। 5वां गुण है ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता। ओके। नोट्स में लिखा है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसके सर्वश्रेष्ठ और कुचालक के उदाहरण भी हैं। सर्वश्रेष्ठ चालक सिल्वर तथा कॉपर, कुचालक लेड तथा मरकरी। सुचालक का मतलब है कि धातुएं अपने अंदर से गर्मी यानी ऊष्मा और बिजली यानी विद्युत को आसानी से गुजरने देती हैं। अच्छा। इसीलिए तो खाना पकाने के बर्तन धातु के बने होते हैं और बिजली के तार कॉपर या एल्यूमिनियम के। और चांदी सबसे अच्छी सुचालक है। हाँ, लेकिन महंगी होने के कारण इसका इस्तेमाल कम होता है। इसमें एक और बिंदु है, विद्युत तारों पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी या रबड़ की परत होती है। ये सुरक्षा के लिए है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं तो उन्हें छूने से करंट लग सकता है। सही बात है। पीवीसी या रबर जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, इसीलिए इनकी परत हमें करंट लगने से बचाती है। ठीक है। 6ठा गुण है ध्वनिक या सोनोरस। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, उन्हें ध्वनिक कहते हैं। इसका मतलब है कि धातुओं को जब किसी चीज से टकराया जाता है तो उनमें से एक विशेष गूंजने वाली आवाज निकलती है, जैसे स्कूल की घंटी। बिल्कुल, इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, गुणधर्मों के महत्वपूर्ण अपवाद। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला, मरकरी यानी पारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु। हाँ, सभी धातुएं सामान्य तापमान पर ठोस होती हैं, सिवाय पारे के, जो कि एक तरल मतलब लिक्विड धातु है। ये थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। दूसरा, गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है, हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। गलनांक वो तापमान है जिस पर कोई चीज पिघलती है, तो इन धातुओं का गलनांक इतना कम है कि हमारे शरीर की गर्मी से ही ये पिघल जाती हैं। वाह। तीसरा, आयोडीन, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। हाँ, हमने पढ़ा था कि चमकना धातुओं का गुण है, लेकिन आयोडीन एक अधातु है, फिर भी इसमें धातुओं जैसी चमक होती है। ये एक मुख्य अपवाद है। चौथा, कार्बन, एक अधातु जो विभिन्न रूपों में मौजूद है। इसके 2 रूप बताए गए हैं। हीरा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक है, और ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। ये बहुत दिलचस्प है। कार्बन एक अधातु है, इसका एक रूप हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वहीं इसका दूसरा रूप ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है और अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है। अच्छा। हाँ, जिसका इस्तेमाल पेंसिल की लेड और बैटरी सेल में होता है। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को समझेंगे। पहला है वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है। नोट्स कहते हैं लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। इसका एक समीकरण है, धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू धातु ऑक्साइड। उदाहरण है 2Cu प्लस O2 इक्वल्स टू 2CuO, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का। इसका मतलब है कि जब धातुएं हवा के संपर्क में आती हैं तो वे हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके एक नई परत बना लेती हैं। अच्छा। जिसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे तांबे के बर्तन पर काले रंग की परत जम जाना। ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में लिखा है, धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। और कुछ जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे Na2O प्लस H2O 2NaOH। यानी ज्यादातर धातु ऑक्साइड का स्वभाव क्षारीय मतलब बेसिक होता है। जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये क्षार बना देते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार के ऑक्साइड का भी उल्लेख है, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हाँ, कुछ धातु ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार दर्शाते हैं। ये ऑक्साइड खास होते हैं क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, मतलब ये दोहरी प्रकृति दिखाते हैं। अच्छा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। हाँ, यहाँ अलग अलग धातुओं की अभिक्रिया अलग अलग तरह के पानी से दिखाई गई है। ठंडे जल से
सोडियम, पोटेशियम जो तेजी से और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, और कैल्शियम जो धीमी गति से करता है। इसका मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी बहुत अभिक्रियाशील धातुएं ठंडे पानी से भी बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं। करेक्ट। और गर्मी निकलती है। हाँ, बहुत गर्मी निकलती है। कैल्शियम भी ठंडे पानी से क्रिया करता है, पर धीरे धीरे। गर्म जल से मैग्नीशियम, हाँ। केवल भाप से एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, और कोई अभिक्रिया नहीं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। जो कम क्रियाशील है उन्हें गर्म पानी या भाप की जरूरत पड़ती है। और सोना, चांदी, कॉपर जैसी धातुएं तो इतनी कम क्रियाशील होती हैं कि वे पानी से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती। अगली स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ। परिभाषा दी गई है वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ चित्र में एक सूची दिखाई गई है जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और सबसे नीचे सोना। हाँ, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये श्रेणी हमें बताती है कि कौन सी धातु कितनी ज्यादा रिएक्टिव है। इसी से जुड़ा है विस्थापन अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। इसका मतलब है कि जो धातु श्रेणी में ऊपर है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके घोल में से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेती है। अच्छा। जैसे अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाए तो लोहा कॉपर को हटा देता है और घोल का रंग हरा हो जाता है। अब देखते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सूत्र है धातु प्लस तनु अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन है तो एक नमक यानी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें HNO3 के साथ विशेष स्थिति बताई गई है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती। हाँ, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 एक मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब कोई धातु इसे क्रिया करती है तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये एसिड उसे तुरंत ऑक्सीजन देकर पानी में बदल देता है। अच्छा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर ही नहीं आ पाती? बिल्कुल, इसलिए वो उत्सर्जित नहीं होती। इसका भी एक अपवाद है। अपवाद मैंगनीज एवं मैग्नीशियम अति तनु HNO3 के साथ H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। केवल ये दो धातुएं हैं जो बहुत ही हल्के मतलब तनु नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना सकती हैं। अब हम बात करेंगे आयनिक यौगिक की। परिभाषा है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब एक धातु अपना इलेक्ट्रॉन एक अधातु को दे देती है तो उनके बीच एक मजबूत बंधन बन जाता है और इससे जो नया कंपाउंड बनता है उसे आयोनिक यौगिक कहते हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। चित्र में सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण है। हाँ। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे Na+E-। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, जैसे Cl+E- इज इक्वल टू Cl-। चित्र में दिखाया गया है कि सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे वो आसानी से त्याग देता है और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। हाँ, धन आयन। और क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे एक की जरूरत है, तो वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज वाला आयन यानी ऋणायन बन जाता है। विपरीत आवेशित आयन मजबूत स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधकर यौगिक बनाते हैं। तो ये प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को मजबूती से खींचते हैं और सोडियम क्लोराइड NaCl यानी हमारा साधारण नमक बन जाता है। अब देखते हैं आयोनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है। पहला, भौतिक प्रकृति, ठोस व कठोर, सामान्यतः भंगुर। दूसरा, गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। ये यौगिक ठोस और कठोर होते हैं क्योंकि इनके आयनों के बीच बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है। लेकिन दबाव डालने पर ये टूट जाते हैं यानी भंगुर होते हैं और इसी मजबूत बल के कारण इन्हें पिघलाने या उबालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। तीसरा गुण, घुलनशीलता, जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील। और चौथा, विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में कुचालक परंतु गलित या जलीय विलयन में सुचालक। हाँ, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं। और विद्युत चालकता वाली बात, वो एक बहुत जरूरी बात है। ठोस नमक में से बिजली पास नहीं हो सकती क्योंकि आयन बंधे होते हैं, हिल नहीं सकते। अच्छा। लेकिन जब नमक को पिघला दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए तो आयन आजाद हो जाते हैं और घूमने लगते हैं, जिससे वे बिजली का संचालन कर पाते हैं। अगला विषय है धातुओं की प्राप्ति। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, खनिज, अयस्क और गैंग। सरल भाषा में
जमीन से जो भी चीज निकलती है वो खनिज है। ठीक है। लेकिन अगर किसी खनिज में से धातु निकालना आसान और फायदेमंद हो तो उसे अयस्क कहते हैं। और गैंग? अयस्क के साथ जो फालतू की मिट्टी पत्थर जैसी गंदगी होती है उसे गैंग कहते हैं। यहाँ अयस्क से धातु निष्कर्षण के चरण का एक फ्लो चार्ट दिया गया है। हाँ, इस चार्ट में दिखाया गया है कि अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्रियाशीलता के आधार पर? बिल्कुल। उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए? उनके लिए उनके गलित अयस्क का विद्युत अपघटन करके उन्हें शुद्ध किया जाता है। और मध्यम? मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क ज्यादातर कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। उन्हें पहले ऑक्साइड में बदला जाता है और फिर उनका अपचयन किया जाता है। और निम्न अभिक्रियाशील? वो ज्यादातर शुद्ध रूप में मिलती हैं, उन्हें बस थोड़ा सा परिष्करण करना पड़ता है। चलिए, अब हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रियाओं को विस्तार से देखते हैं। ठीक है। पहली है भर्जन, रोस्टिंग। परिभाषा: सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। इसमें अयस्क को हवा की मौजूदगी में बहुत तेज गर्म किया जाता है ताकि सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाए। दूसरी है निस्तापन, कैल्सिनेशन। परिभाषा: कार्बोरेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। निस्तापन प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्कों के लिए है। इसमें अयस्क को कम हवा या बिना हवा के गर्म किया जाता है, जिससे कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाता है। इसके बाद है अपचयन, रिडक्शन। परिभाषा: कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। जब हमें धातु का ऑक्साइड मिल जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। अब है धातुओं का परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक टैंक, 2 रॉड, एनोड और कैथोड और एक विलयन दिखाया गया है। प्रक्रिया का वर्णन है: धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु एनोड से घुलकर विलयन में जाती है और उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। ये धातु को बिल्कुल शुद्ध करने का तरीका है। इसमें हम अशुद्ध धातु की एक मोटी रॉड लेते हैं, वो एनोड बनती है, और शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी, वो कैथोड बनती है। ठीक है। जब बिजली पास की जाती है तो अशुद्ध रॉड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में घुलती है और फिर पतली वाली शुद्ध पट्टी पर जाके जमा हो जाती है। और अशुद्धियां? जो गंदगी होती है वो नीचे एनोड पंख के रूप में इकट्ठा हो जाती है। हमारा अगला विषय है संक्षारण, कोरोजन। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, कॉपर पर हरी परत। सरल शब्दों में, जब धातुएं नमी और हवा के संपर्क में आती हैं तो वे धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। अच्छा। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना इसका सबसे आम उदाहरण है। तो संक्षारण से सुरक्षा कैसे की जाए? नोट्स में लिखा है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, मिश्र धातु बनाकर। इन तरीकों से हम धातु की सतह का संपर्क हवा और नमी से तोड़ देते हैं, जिससे वह सुरक्षित रहती है। यशद लेपन क्या है? यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन, इसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जो उसे जंग से बचाता है। यहाँ मिश्रातु यानी अलॉय का भी जिक्र है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। मिश्रातु यानी अलॉय 2 या ज्यादा धातुओं को पिघलाकर मिलाने से बनता है। इससे धातुओं के गुण बेहतर हो जाते हैं। टेबल में कुछ उदाहरण हैं: इस्पात, स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा, सोल्डर, अमलगम। जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। ये साधारण लोहे से ज्यादा मजबूत होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता। हाँ। इसी तरह पीतल और कांसा भी बहुत उपयोगी मिश्रातु हैं। अंत में कुछ बहुत ही रोचक विशेष तथ्य दिए गए हैं। अच्छा? पहला है एक्वा रेजिया। ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। यह सोना और प्लैटिनम को गला सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली एसिड का मिश्रण है, जिसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल वाटर? हाँ, क्योंकि ये सोना और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं को भी अपने अंदर घोल सकता है। दूसरा है एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया। यह परत एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है। यह एल्यूमिनियम को जंग से बचाने का एक तरीका है। इसमें विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी और मजबूत परत बना दी जाती है। और तीसरा और शायद सबसे आश्चर्यजनक, दिल्ली का लौह स्तंभ। हाँ, ये तो कमाल है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लगभग 1600 वर्ष पुराना, भारतीय लौह कर्मियों द्वारा निर्मित, इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। यह भारतीय धातु विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। 1600 साल से खुले में खड़े होने के बावजूद
इस लोहे के खंभे पर आज तक जंग नहीं लगा है। 1600 साल। हाँ, यह दिखाता है कि उस समय के कारीगरों के पास धातु का कितना उन्नत ज्ञान था। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, अध्याय धातु एवं अधातु पर। हमने धातुओं के गुणों से लेकर उनके निष्कर्षण और सुरक्षा तक हर महत्वपूर्ण बिंदु को समझने की कोशिश की। और हमने देखा कि कैसे अपवाद अक्सर नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और कैसे प्राचीन भारतीय विज्ञान आज भी हमें चकित कर सकता है। बिल्कुल। और इसी बात पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने दिल्ली के लौह स्तंभ की बात की जो 1600 साल से जंग मुक्त है। आज की आधुनिक तकनीक के बावजूद हम ऐसा लोहा आसानी से नहीं बना पाते। सोचने वाली बात है, उस समय के कारीगरों ने ऐसी कौन सी तकनीक या मिश्रण का इस्तेमाल किया होगा जो इस स्तंभ को आज भी सुरक्षित रखेंगे, जो कोयले की कालिक में भी है और हीरे की चमक में भी। हम बात कर रहे हैं कार्बन की। नमस्ते। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पहेली से शुरू होती है। हमारे आसपास हर जीवित चीज, हमारा खाना, कपड़े, दवाइयां, सब कुछ कार्बन पर आधारित है। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी की पूरी सतह में खनिजों के रूप में ये सिर्फ 0.02% है। सिर्फ 0.02%? जी, और हमारे वायुमंडल में तो और भी कम, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में केवल 0.03%। तो यही तो विरोधाभास है। जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व, लेकिन प्रकृति में इतना कम। बिल्कुल, और यही चीज कार्बन को अध्ययन के लिए इतना आकर्षक बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है कि वो इतनी कम मात्रा में होते हुए भी हमारे पूरे जीवन का आधार बना हुआ है। तो चलिए आज इसी राज को खोलने की कोशिश करते हैं। पहला सुराग शायद इसके जुड़ने के तरीके में छिपा है। यहाँ लिखा है सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है? देखिए, स्लाइड में इसकी परिभाषा दी गई है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बजाय आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, मतलब पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो ये बंधन बनता है। और कार्बन ऐसा ही क्यों करता है? वो इलेक्ट्रॉन दिए या ले क्यों नहीं लेता? इसका कारण कार्बन की परमाणु संख्या में छिपा है, जो 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, मतलब इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब स्थिरता पाने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दें या फिर 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। दोनों ही मुश्किल लग रहे हैं। बहुत मुश्किल। 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अब बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, और अगर ये 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करे तो इसके 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो उसने एक तीसरा ज्यादा समझदारी वाला रास्ता चुना, साझेदारी का। बिल्कुल। कार्बन इन दोनों रास्तों को छोड़कर साझेदारी का रास्ता अपनाता है। ये अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की दूसरे परमाणुओं के साथ साझेदारी करके इस समस्या को सुलझाता है। और इसी वजह से इसके गुणधर्म भी अलग होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अंतरा अणुक बल होता है, मतलब अणुओं के बीच का आकर्षण, वो बहुत मजबूत नहीं होता, और क्योंकि इनमें आयन नहीं बनते, ये सामान्य तौर पर विद्युत के कुचालक होते हैं। अगली स्लाइड में सहसंयोजी आबंध के कुछ सरल उदाहरण हैं। चलिए हाइड्रोजन H2 से शुरू करते हैं, जहां एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 अणु बनाते हैं। मतलब दोनों ने एक हाथ मिलाया। जी, ये सबसे सरल सहसंयोजी आबंध है। फिर है द्विआबंध, डबल बॉन्ड, जिसका उदाहरण ऑक्सीजन O2 है। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े साझा हो रहे हैं। इससे एक मजबूत द्विआबंध बनता है। और फिर है त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड, जो नाइट्रोजन N2 में दिखता है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बहुत ही मजबूत त्रिआबंध बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े साझा होते हैं। ये तो बहुत मजबूत बंधन होगा। बेहद मजबूत। और फिर मीथेन CH4 का उदाहरण है, जो कार्बन के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। एकदम। यहाँ एक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ये कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने की क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगली स्लाइड का शीर्षक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब वर्सटाइल नेचर। ऐसा क्या है जो कार्बन को लाखों यौगिक बनाने की क्षमता देता है? इसके 2 मुख्य कारण हैं, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन
कैटेनेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चेन बनाने की क्षमता। कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक अनोखी क्षमता होती है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। जैसे एक के बाद एक कड़ी जोड़ते जाना। बिल्कुल, ये एक चेन बनाने जैसा है। जैसा आप चित्रों में देख सकते हैं, ये चेन लंबी हो सकती है, शाखित हो सकती है, मतलब किसी पेड़ की टहनियों की तरह, या फिर वलय के रूप में भी हो सकती है, एक अंगूठी की तरह गोल। और ये गुण किसी और तत्व में नहीं मिलता? इस स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। सिलिकॉन कोशिश करता है, पर उसकी चेन कुछ परमाणुओं के बाद ही कमजोर होकर टूट जाती है। अच्छा, और दूसरा कारण है चतुर्संयोजकता, टेट्रावैलेंसी। हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका सीधा मतलब है कि ये कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। मतलब इसके पास 4 हाथ हैं पार्टनरशिप करने के लिए। सही समझे। और यही इसे बहुत लचीलापन देता है, जिससे अलग अलग तरह के यौगिक बन पाते हैं। अब बात करते हैं कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स की। ये क्या होते हैं? एक ही तत्व के अलग अलग रूप, जिनके भौतिक गुणधर्म तो अलग अलग हों, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। अच्छा, मतलब हैं तो सब कार्बन ही, पर दिखते और काम करते बिल्कुल अलग हैं। जी, स्लाइड में 3 मुख्य अपर रूप दिए हैं: हीरा यानी डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हैं, पर एक दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और दूसरा इतना नरम कि लिखने के काम आता है। और ये सब बनावट का खेल है। हीरे में हर एक कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक बहुत मजबूत त्रिआयामी मतलब 3D संरचना बनाता है, इसीलिए वो इतना कठोर होता है। और ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर जुड़कर षटकोणीय व्यूह बनाता है, मतलब 6 कोनों वाली परतें। ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। अच्छा, इसीलिए वो इतना नरम और चिकना होता है। बिल्कुल। और बकमिंस्टर फुलरीन में तो कार्बन के परमाणु एक फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कमाल है। इसी स्लाइड में हाइड्रोकार्बन का भी जिक्र है। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाँ, ये 2 तरह के होते हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। इनमें क्या फर्क है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें एल्केन भी कहते हैं, उनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल आयकल आबंध होता है, जैसे कि इथेन। और असंतृप्त? और फिर त्रि आबंध होता है, जिन्हें एल्काइन कहते हैं। इनके उदाहरण है इथीन और इथाइन। आगे बढ़ते हैं प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप की ओर। ये क्या भूमिका निभाता है? आप इन्हें कार्बन चेन के लिए एक तरह से पर्सनैलिटी अटैचमेंट समझ सकती हैं। ये कुछ खास परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं जो जब किसी कार्बन चेन से जुड़ते हैं तो उस पूरे यौगिक का चरित्र ही बदल देते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे OH समूह, अगर ये किसी चेन से जुड़ जाए तो वो यौगिक अल्कोहल बन जाता है। स्लाइड में हैलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यही समूह तय करते हैं कि यौगिक कैसे व्यवहार करेगा। बिल्कुल। और समजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज क्या है? यह यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। मतलब एक ही परिवार के सदस्य। हाँ, कह सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि श्रेणी में हर अगले सदस्य के बीच सिर्फ CH2 इकाई का अंतर होता है, जैसे मीथेन CH4 के बाद ईथेन C2H6 और फिर प्रोपेन C3H8। अच्छा, तो सब में CH2 का अंतर है। जी। अब आते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों पर। यहाँ 4 मुख्य अभिक्रियाएं दी गई हैं। पहली है दहन, कंबशन। इसका मतलब है ऑक्सीजन में जलना। जब भी कोई कार्बन यौगिक जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है, जैसे मीथेन का जलना, जो हमारी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। दूसरी है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहाँ अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ये ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है। और तीसरी है संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ता है, जिससे वो संतृप्त बन जाता है। मतलब जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वहां कुछ और जुड़ने की गुंजाइश है। बिल्कुल, जैसे एथीन से इथेन बनना। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में भी यही अभिक्रिया इस्तेमाल होती है। और चौथी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक परमाणु की जगह कोई दूसरा परमाणु ले लेता है, अदला बदली। जैसे सूर्य के प्रकाश में मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया, जिसमें एक हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन जुड़ जाता है। अब अगली स्लाइड में 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों की बात है,
एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। हाँ, इथेनॉल CH3CH2OH, जिसे आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं, ये कमरे के तापमान पर द्रव है, एक बहुत अच्छा विलायक है और सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का मुख्य अवयव है। इसकी मुख्य अभिक्रियाएं कौन सी हैं? 2 मुख्य अभिक्रियाएं हैं, एक तो सोडियम के साथ और दूसरी है निर्जलीकरण, जिसे इथीन बनता है। और एथेनोइक अम्ल CH3COOH। इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है और इसके 3-4% विलयन को हम अपनी रसोई में सिरका यानी विनेगर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत है कि ये ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी मुख्य अभिक्रियाओं में एस्टरीकरण शामिल है। एस्टरीकरण। हाँ, इससे मीठी गंध वाले एस्टर बनते हैं, जिनका इस्तेमाल इत्र वगैरह में होता है। ये क्षारक और कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे साफ सुथरे हिस्से पर आते हैं, साबुन और अपमार्जक। साबुन काम कैसे करता है? ये बहुत दिलचस्प लगता है। ये बहुत ही आकर्षक है। साबुन का अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हाँ, एक होता है जलरागी सिरा, हाइड्रोफिलिक हेड, जो पानी में घुलता है, और दूसरी होती है एक लंबी जलविरागी पूंछ, हाइड्रोफोबिक टेल, जो पानी से दूर भागती है और तेल में घुलती है। तो एक पानी का दोस्त और एक तेल का दोस्त। और ये दोनों मिलकर मैल कैसे साफ करते हैं? जब साबुन पानी में मिलता है तो ये अणु एक खास गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसे मिसल कहते हैं। मिसल? हाँ, मिसल। इसमें होता ये है कि जो जलविरागी पूंछ है, मतलब तेल वाली दोस्त, वो तैलीय मैल के अंदर धंस जाती है, और जो जलरागी सिरा है, पानी वाला दोस्त, वो बाहर पानी की तरफ रहता है। अच्छा, तो वो मैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बिल्कुल, इस तरह मैल के चारों ओर एक गुच्छा सा बन जाता है, और जब हम पानी से धोते हैं तो पानी बाहरी सिरों को खींचकर अपने साथ बाहर ले जाता है, और उनके साथ अंदर फंसा हुआ मैल भी बाहर निकल जाता है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो फिर साबुन और अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन की एक कमजोरी है कठोर जल, यानी हार्ड वाटर। हाँ, खारे पानी में झाग नहीं बनता। सही। कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से साबुन अभिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, जिसे स्कम कहते हैं। इससे सफाई ठीक से नहीं हो पाती। और अपमार्जक? वहीं अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, क्योंकि वे ये अघुलनशील पदार्थ मतलब स्कम नहीं बनाते। अच्छा, अंत में एक क्या आप जानते हैं सेक्शन है। इसमें एक बात बहुत दिलचस्प लगी। पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से बनाया था। यह एक ऐतिहासिक खोज थी। इसने उस धारणा को तोड़ा कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही बन सकते हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को सार में देखें तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? सबसे पहला तो यही कि कार्बन अपनी चतुः संयोजकता और श्रृंखलन के कारण सर्वतोमुखी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध बनता है। जी। तीसरा, समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों की श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं। और आखिर में साबुन मिसेल बनाकर सफाई का काम करता है। तो हमने देखा कि कैसे कार्बन, जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में है, जीवन और अनगिनत पदार्थों का आधार बनता है, सरल हाइड्रोकार्बन से लेकर जटिल साबुन के अणुओं तक। आज की इस गहरी समझ के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। कार्बन की श्रृंखलन की जो ये अद्वितीय क्षमता है, उसे देखते हुए भविष्य में वैज्ञानिक कार्बन आधारित ऐसा कौन सा क्रांतिकारी पदार्थ खोज सकते हैं जो हमारी आज की कल्पना से भी परे हो। जैसे क्या हम ऐसे तार बना सकते हैं जो टूटने पर खुद को ठीक कर सकें, या ऐसी दवाइयां जो शरीर में जाकर सीधे लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचे? इस पर सोचिए। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।